नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, उत्तर भारत में जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं सियासी गर्माहट से राजनेताओं का पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से खबर चल रही थी कि आज बीजेपी यूपी चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करेगी। सूचना आई कि दोपहर 12:30 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी, लेकिन इससे पहले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से चर्चा करके समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया, जिसका जवाब अखिलेश यादव ने भी दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा चंद्रशेखर आजाद ने और उन पर क्या कुछ कमेंट किया है अखिलेश यादव ने। रहने के बाद सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पे रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में रहा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर क्या हुआ आपके सामने। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। तो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि आज के बाद दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। ये वन कौन है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब यही माना जाए कि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन अभी नहीं होने जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट की घोषणा कर दी, जिसमें 107 नामों पर मोहर लगाई गई है। 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, तो वहीं 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। 107 उम्मीदवारों में 21 नए चेहरों को मौका दिया गया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम योगी आदित्यनाथ का है। योगी जी के कभी मथुरा तो कभी अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच अब यह साफ हो चुका है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ अब अपने घर यानी कि गोरखपुर से चुनावी ताल ठोकेंगे। आइए सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान को, जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम लिया उन्होंने, और इस जो घोषणा की है पहली लिस्ट की, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुन लेते हैं। मैं सबसे पहले 2 प्रमुख सीटों के बारे में, जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में नहीं है, उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य, वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। फिर मैं अरुण सिंह जी को
तो ये थे धर्मेंद्र प्रधान। तो अब ये तय हो चुका है कि योगी अपने घर यानी गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। योगी के चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया है। अब अच्छा, आप किसी पार्टी के सदस्य न हो तब भी आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, किसी पार्टी के सदस्य हो तब भी आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया ने वापस। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। जो मुख्यमंत्री वहां मेट्रो न चला पाए हो, पहली घोषणा। आप याद करो, आप में से अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करना। जिस समय मुख्यमंत्री जी झांसी पहुंचे, उन्होंने कहा कि सरकार बन गई है, झांसी में मेट्रो होगी और गोरखपुर में मेट्रो होगी। तो जो मुख्यमंत्री अपने घर में मेट्रो न चला पाए हों, जो मुख्यमंत्री अपने यहां सीवर लाइन न बिछा पाए हों, इस बार भी लोगों को नाव से चलना पड़ा। सोचो गोरखपुर में। और जिस मुख्यमंत्री ने बिजली महंगी कर दी हो, बेरोजगार न जाने कितनी बार लाठी खाए गोरखपुर में, इस बार गोरखपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। नहीं, अभी तो कोई बात ही नहीं ऐसी। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे तो आपके आने से पहले मुझे पता लगा कि उन्हें गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर पहले ही भेज दिया। अभी तो जनता को भेजना था उन्हें घर। भारतीय जनता पार्टी वैसे हिट विकेट हो चुकी है, रन आउट हो चुकी है, वो पवेलियन से बाहर जा चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहे काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 है पूरे हमारे साथ। साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश। तो अखिलेश यादव सीधा हमला योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं और कह रहे हैं साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। अब यूपी का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। योगी के अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ने की बात चल रही थी दोस्तों, लेकिन क्या कारण है कि योगी को न राम भाई न कृष्ण, वो सीधे अपने घर गोरखपुर चले गए। क्या अगली लिस्ट में अयोध्या से भी योगी बनाए जा सकते हैं प्रत्याशी? सवाल तो उठता है, क्योंकि अभी लिस्ट आने वाली है, अयोध्या की लिस्ट नहीं आई है। क्या मथुरा से भी बनाए जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी? क्या बीजेपी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने कमजोर दिखाई पड़ रही है? और आज मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर क्यों घोषणा की कि चुनाव नहीं लड़ेंगी वो, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार यूपी में बनने जा रही है? आइए इन तमाम सवालों पर चर्चा करें और चर्चा के लिए हमारे साथ 5 वरिष्ठ पत्रकारों की टोली इस वक्त मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। सबसे पहले हमारे साथ चार वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे ओम प्रकाश जी अयोध्या से, और वाराणसी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ अमित मौर्य जी। आप चारों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत है आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों आप सबका, और जो हमें इस वक्त तक देखना शुरू कर चुके हैं या जो देखने वाले हैं, आप सब तमाम दोस्तों को एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में जैसा आप जानते हैं कि आप भी भागीदार बनिए, अपनी बातों को लिखिए, अपने विचारों को लिखिए। उत्तर प्रदेश के अलावा आज कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है 86 प्रत्याशियों की, पंजाब में भी। तो पंजाब से भी खबर आ रही है कि वहां चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी टिकट भी पक्की, यानी कि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथी और वहां के
अगर कहें तो पंजाब के कांग्रेस के जो पंजाब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी उनका टिकट भी फाइनल है। तो खैर, पंजाब की बात से ज्यादा यहां हम बात कर रहे हैं कि क्या डर गए हैं योगी, ये इस पर चर्चा हम शुरुआत करते हैं इसकी। अभी आप लोगों ने कमेंट सुने, विचार सुने, सबके टिप्पणियां सुनी, और ये जो बाइट्स थी ये थी चंद्रशेखर आजाद की, ये थी अखिलेश यादव की, और ये थी धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन सीधा आना चाहूंगा ओम प्रकाश जी आपके पास। अयोध्या की बात चल रही थी, लेकिन बाबा जी जो हैं यानी योगी आदित्यनाथ, वो अयोध्या ना पहुंच करके सीधे गोरखपुर शहर पहुंच गए हैं। गोरखपुर शहर पहुंचने के पीछे क्या कारण, क्या रणनीति हो सकती है, और अब इस घोषणा के बाद अयोध्या में क्या कुछ बातें हो रही हैं? देखिए, योगी जी अयोध्या से लड़ना चाह रहे थे और पूरी तैयारियां थी। टिकट घोषित होने के पहले तक लखनऊ में एक बड़ी टीम बैठ करके ये सेट कर रही थी कि अयोध्या में पत्रकारों की सूची बनी थी, व्यापारियों की बनी थी, ऐसे तमाम माननीय लोगों की और प्रधानों की सूची लेकर के वहां लोग बैठे थे और तय हो रहा था कि योगी जी कैसे लड़ेंगे। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जब गडकरी आए थे तो उसके पहले मुख्यमंत्री के ओएसडी अयोध्या आए थे और उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के बूथ अध्यक्षों को तमाम तरीके से मोबिलाइज किया था। आप ये जान लीजिए कि जितना बसपा का टिकट पाने में लोग देते हैं उसका लगभग आधा योगी जी के कैंपेनिंग में पहले से ही खर्च किया जा चुका है। तो योगी जी खुद तो नहीं गए। और जो दूसरा कारण आ रहा है सामने कि ये जो लड़ाई बीजेपी के अंदर चल रही है मोदी बनाम योगी की, तो कहीं ना कहीं से योगी को अयोध्या से धकेला गया है और एक संदेश दिया गया है कि योगी जी डर गए। दूसरी तरफ अयोध्या में ही आज जब ये सूचना आई कि योगी जी नहीं लड़ रहे हैं, उनको गोरखपुर से लड़ रहे हैं, तो यहाँ के व्यापारियों ने लड्डू बांटा। ये वो व्यापारी हैं, 400-500 व्यापारी, जिनको अयोध्या विकास के नाम पर उत्पीड़ित किया गया, जिनकी दुकानें तोड़ी गई और जिनको प्रताड़ित किया गया। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये योगी जी की अपनी भी टीम की वो रही होगी कि अयोध्या हमारे खिलाफ है। जैसा कि मुझको एक सूत्र ने बताया योगी जी की टीम के कि उनके एक बहुत ही विश्वस्त सहयोगी हैं जिन्होंने ये सर्वे कराया था। उस सर्वे में भी ये था कि बहुत आसान डगर नहीं है अयोध्या से योगी जी के लिए, और अगर जीत भी जाएंगे और मार्जिन बहुत कम रहेगा तो फिर वो चुनाव आगे के लिए जो है मुश्किल हो। जी, चुनाव जो है आगे के लिए मुश्किल होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, इस वक्त आपके आने से पहले हमने चंद्रशेखर आजाद को सुनाया, क्योंकि आज चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होने जा रहा है। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है ये भी हमने सुनाया। साथ में धर्मेंद्र प्रधान को हमने सुनाया कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो घोषणा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो प्रयागराज के सिराथू से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमने अखिलेश यादव को भी दिखाया, सुनाया, और ये कि अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर के। ये बाद में भी एक बार फिर से हम अपने दर्शकों के लिए सुनाएंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन सिद्धार्थ जी, आपके पास आऊं उससे पहले वाराणसी से जुड़े हुए हैं हमारे साथी अमित मौर्य। अमित जी, जब गोरखपुर पहुंच रहे हैं, यानी आप पूर्वांचल में हैं, पूर्वांचल की क्या स्थिति, और अब जबकि यह तय हो चुका है कि सीएम जो हैं यानी कि योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं अपने ही शहर, और उसमें भी गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा पूर्वांचल पर? पूर्वांचल पर बहुत ज्यादा ध्यान इस वक्त बीजेपी दे रही है, तमाम दूसरे दल भी दे रहे हैं, और जैसा कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो हाथ से गया ही, लेकिन पूर्वांचल में भी बहुत अच्छी स्थिति बीजेपी की नहीं है। क्या इस डर से पूर्वांचल से यानी गोरखपुर से खासकर योगी आदित्यनाथ को लड़ाया जा रहा है, और इसका असर पूर्वांचल पर क्या पड़ने वाला है? जी राजीव जी, काफी दिनों से कयास लग रहा था कि योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे। फिर अचानक आज जो है सूची आई कि योगी जी गोरखपुर से लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं एक उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी तो दिख रही है। वो गोरखपुर अयोध्या के लिए पूरा तामा गामा बुना गया इतना, और चूंकि भाई राम भक्त हैं और प्रभु श्री राम
सोचे थे कि अयोध्या में रहेंगे तो प्रभु श्री राम की कृपा मिलेगी। अब तो आप गोरखपुर चले गए तो राम की कृपा तो हमको लगता नहीं गोरखपुर जाएगी। मथुरा भी नहीं गया तो कृष्ण की कृपा भी नहीं जाएगी। अब तो गोरखपुर में, चूंकि वो भाई गोरखपुर से लगातार सांसद रहे हैं, तो गोरखपुर को उन्होंने अपने लिए सेफ जोन सोचा कि नहीं, गोरखपुर में हम रहेंगे तो हमारा जो है ये समझ लीजिए एक तरीके से गोरखपुर गए तो बैन भी कर सकते हैं आप जो है। हाँ, जो बाद में जाना था पहले चले गए। अखिलेश यादव ने यही कमेंट किया है जो है, व्यंग्यात्मक जो है। और दूसरी बात, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा कि चंद्रशेखर रावण की बात, जो चंद्रशेखर की उनका है कि योगी जी ये अखिलेश जी दलित विरोधी हैं, दलितों का वोट चाहते हैं लेकिन दलितों के विषय में नहीं चाहते। तो राजनीतिक पार्टी के लिए संगठन खड़ा करना उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बात होती है। समाजवादी के पार्टी के पास पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर से लेकर जिला से लेकर विधानसभा स्तर तक संगठन है। अगर अखिलेश यादव उनको 2 सीट भी दे रहे थे तो, और प्लस उनको सरकार में शामिल कर रहे थे, तो अगर मान लीजिए सरकार आती तो सरकार में रहते तो निश्चित रूप से अपने समाज का भला करते। वो अकेले लड़के क्या करेंगे, कितना वोट पा जाएंगे? एक विधायक जिताने की हैसियत नहीं है चंद्रशेखर रावण की, ये जान लीजिए। अखिलेश के साथ आते तो उनका कद राजनीति में बढ़ता। वो सदन में पहुंचते, दलितों की बात उठाते, आवाज उठाते, और बाहर निकलकर जो उन्होंने एक ओछा स्टेटमेंट दिया कि अखिलेश जी दलित विरोधी हैं। मैं इसके पहले भी कहा कि बहुत परिवर्तन है। अखिलेश जी का जब बंगला धोया गया तब उनको शूद्र होने का एहसास हुआ तो उन्होंने गौतम बुद्ध को पढ़ा, अम्बेडकर को पढ़ा, तमाम बहुजन नायकों के विषय में जानकारी लिया। और ऐसा नहीं है वो सबको सबके साथ लेकर चल रहे हैं। और रही बात पूर्वांचल बीजेपी के हाथ से इस बार जो है लगभग चला ही गया है, क्योंकि देखिए काट की हांडी जो है दोबारा नहीं चढ़ती। और जिस हिसाब से अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का भाषण आपने देखा होगा कल, कि उन्होंने कहा कि अब 15 बनाम 85 की लड़ाई है, तो वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। और 15 बनाम 85 की लड़ाई में भाजपा बहुत बुरी तरह से पिछड़ जाएगी। और पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से इस बार भाजपा के लिए बस ये है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। अब पानी उन्हीं में मटकी आएगा, मटकी में पानी इस बार आएगा नहीं जो है, जान लीजिए मटका फूट जाएगा इनका, कुछ होने वाला नहीं है इनका। जी, बस मेरा यही कहना है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कल कह रहे थे 85 तो हमारा है और 15 में भी बंटवारा है। तो ये बंटवारा जो है वो कहां तक, किस हद तक होता है, ये समझना तो होगा ही। और आज अखिलेश यादव कह रहे थे कि एक पार्टी को छोड़कर बाकी किसी पार्टी से, किसी दल से हम अब समझौता नहीं करने जा रहे हैं। ये एक पार्टी क्या सिर्फ बीजेपी है, ये भी समझना होगा, क्योंकि खुल करके उन्होंने कह दिया है कि और किसी पार्टी से हम समझौता नहीं करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ को शिफ्ट करना, या कहें कि योगी आदित्यनाथ को चुनावी रण में उतारना, शिफ्ट की बात तो चलिए ये भी मान लें कि हाँ ये एक चर्चा चल रही थी, और पहले मथुरा की चर्चा, फिर अयोध्या की चर्चा। अयोध्या से हमारे साथी ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, वहां की बातें, धरातल की बातें बता भी रहे हैं। मथुरा से भी चर्चा चलती रही, आम थी पहले कि हाँ वहां हो सकता है वहां से चुनाव लड़ें, लेकिन चलिए अब गोरखपुर पहुंचे हैं। लेकिन इस चुनावी रण में उतारना अपने आप में, क्या आपको लगता है कि बीजेपी यहां थोड़ी डरी सहमी हुई है? और खासकर पूर्वांचल की स्थिति अगर देखें तो वहां अपने आप को मजबूत करने के लिए अगर ऐसे कद्दावर नेता को उतारती है तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से, जैसा अभी ओम प्रकाश जी बता रहे थे, उनके लड़ने की तैयारियां पूरी थी, कम से कम उनकी तरफ से तो पूरी तैयारियां थी। तो ऐसा नहीं था कि वो चाह रहे थे कि वो गोरखपुर से लड़ें और इसलिए उनको गोरखपुर भेजा गया है। अगर ऐसा होता तो योगी आदित्यनाथ के ओएसडी, जिनके बारे में अभी बता रहे थे ओम प्रकाश जी, वो इतनी कवायद वहां जाकर क्यों करते? ये कवायद गोरखपुर में हो जाती, जहां से चुनाव लड़ना होता वहां से होती। तो कवायद तो उनको अयोध्या से चुनाव लड़ाने की वो पूरी उनकी तरफ से थी। लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जो मंदिर आंदोलन है, राम मंदिर की जो सफलता कहती है भारतीय जनता पार्टी,
उस सफलता का श्रेय या उस सफलता का नायक हो सकता है कि वो मोदी जी के आगे योगी जी को बनाया जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने इससे गुरेज किया होगा निश्चित तौर पर कि अयोध्या में अगर मंदिर बन रहा है, अयोध्या में वो दीपावली मनवाते हैं, अयोध्या में सबसे ज्यादा बार वो गोरखपुर और देवी पाटन के बाद सबसे ज्यादा अगर वो प्रवास करते हैं, तो अयोध्या का नायक उन्हें क्यों बनाया जाए, जबकि राम मंदिर और इन सब चीजों का नायकत्व जो है वो उस पर मोदी जी का ही हक है, मोदी जी को ही होना चाहिए। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये, और इसमें काफी सच्चाई भी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई अपनी रणनीति रही हो उनके शीर्ष नेतृत्व की, कि वहां से योगी आदित्यनाथ को ना उतारा जाए, बल्कि उन्हें गोरखपुर में उतारा जाए। अब जहां तक है कि गोरखपुर में उनको उतारे जाने से क्या पूर्वांचल में बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा या बड़ा उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए गोरखपुर वो जगह है जहां से योगी आदित्यनाथ या गोरक्ष पीठ जो है वो कमोबेश एक दो चार चुनाव को अगर छोड़ दे तो अधिकांश समय पर गोरक्ष पीठ से ही कोई ना कोई वहां से सांसद का चुनाव लड़ता रहा है। वहां मानीराम गोरखपुर में ही आती है, वहां से विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं इनके पूज्य गुरु जी अवैधनाथ जी, जो इनसे पहले गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर थे। लेकिन इन लोगों के चुनाव लड़ने से कोई बहुत असर होता हो गोरखपुर के इर्द गिर्द, ये ऐसा देखने में नहीं आया है। अब अगर इन 5 सालों में कोई ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन आ गया हो योगी आदित्यनाथ में जो दिखता नहीं है कि इस बार अगर ये लड़ेंगे तो पूरा गोरखपुर और उसके इर्द गिर्द पूरा पूर्वांचल जो है वो उसका कायाकल्प हो जाएगा, उसकी संभावना भी कहीं दूर दूर तक दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये फैसला जो हुआ है, ये फैसला एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को अयोध्या का सारा श्रेय, नायकत्व, अयोध्या का जिसे कहते हैं मस्कॉट जो है वो वही न बने, बल्कि वो स्थिति वो नरेंद्र मोदी की ही बनी रहे, इसलिए शायद उनको गोरखपुर भेजा गया। उनकी अपनी मंशा हो सकता है कि उनकी प्राथमिकताओं में अगर पहला अयोध्या रहा होगा तो दूसरा जरूर हो सकता है गोरखपुर रहा, जहां आदमी अपने आप को ज्यादा एट ईज पाता है, ये अवश्य हो सकता है। लेकिन ये अपनी इच्छा के साथ या अपनी खुशी के साथ वो अयोध्या छोड़कर गोरखपुर चले गए हैं, ऐसा मान सकना जो है वो मेरे लिए संभव नहीं है। एक बात, दूसरी बात, उनके वहां जाने से आप देखें कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे, 2014 की परिस्थितियां दूसरी थी। कहा जा रहा था कि उनके चुनाव लड़ने की वजह से बनारस और उसके इर्द गिर्द सारी सीटों पर फर्क पड़ा। 2019 में भी यही कहा जा रहा था, लेकिन 2019 में उसी के बगल में आप जिनकी सीमाएं उस जगह से जुड़ती हैं, जौनपुर में, गाजीपुर में, मऊ में, वो सारे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। या बगल में अम्बेडकर नगर, वो जितने इलाके उसके इर्द गिर्द आते हैं उन इलाकों में हार का मुंह देखना पड़ा था। तो ऐसा कहना कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने से कोई गोरखपुर के इर्द गिर्द कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और इन सब बस्ती, सिद्धार्थनगर, इन जिलों में कोई असर पड़ जाएगा, तो ये कोई बहुत तर्कसंगत नहीं है। और ये निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी अंदरूनी राजनीति है, उस राजनीति के तहत उनको अयोध्या से चुनाव न लड़ाकर उनको गोरखपुर में चुनाव लड़ाया गया है। और चंद्रशेखर रावण के घटनाक्रम पर मैं परसों से मेरी निगाह जरूर रही है, क्योंकि परसों उनकी बातचीत हुई थी, पहले टेलीफोन पर, फिर वो गए भी थे मिलने। कल भी उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है उनकी। चंद्रशेखर के संदर्भ में कुछ चीजें तो साफ है। एक तो चंद्रशेखर का शायद साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चूंकि जाटों की पार्टी कही जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल के साथ अलायंस है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल बहुत ज्यादा सहज स्थिति में नहीं पाती होगी चंद्रशेखर की उपस्थिति से अलायंस में, तो शायद इसलिए कोई बहुत ज्यादा इच्छा न जताई गई हो, एक बात। दूसरी बात यह है, चंद्रशेखर को इस गठबंधन में लाने का सारा प्रयास हाल ही में समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद की ओर से किया जा रहा था, और 5 सीटों तक चंद्रशेखर की मांग थी, जिसमें 2-3 सीटें देने पर अखिलेश यादव राजी भी हो गए थे। लेकिन बात को चंद्रशेखर को गठबंधन में बातचीत करने के लिए लाने वाले इमरान मसूद, उन्होंने खुद अपने पैर पीछे खींच लिए।
शायद इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर ने एक सीट तो वही मांग ली थी जो खुद इमरान मसूद के प्रभाव क्षेत्र की सीट थी। तो उस स्थिति में फिर इमरान मसूद चंद्रशेखर रावण के साथ समझौता हो पाना संभव नहीं हो पाया। और ये एक तरीके से जैसा अभी मौर्य जी कह रहे थे, सही कह रहे थे कि चंद्रशेखर ने अपने लिए ही इस परेशानी पैदा की है, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ पाना और इस समय जबकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत हद तक दो ध्रुवीय हो चुका है, बाइपोलर कंटेस्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटों पर। तो ऐसे में बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को भी दिक्कत उठानी पड़ रही है अलग अलग क्षेत्रों में। तो ऐसे में किसी छोटी पार्टी के लिए सरवाइव कर पाना बिना किसी अलायंस पार्टनर के ये संभव नहीं है। ये कदम अखिलेश यादव की तरफ से कम गलत कहा जाएगा, बल्कि चंद्रशेखर की तरफ से ज्यादा ये गलती हुई है कि उनको किसी भी तरीके से अपने आप को अलायंस में रखना चाहिए था। बिल्कुल अलायंस में रखना चाहिए था, लेकिन क्या कुछ कहा चंद्रशेखर ने और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, एक बार फिर से सुनते हैं कि चंद्रशेखर और अखिलेश के बीच जो बातें हुई हैं। चंद्रशेखर अपनी बात रख रहे हैं, अखिलेश अपनी बात रख रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पे रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया, अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट 1। तो आपने दोनों की बातें, चंद्रशेखर की बात भी और साथ में आप अखिलेश यादव की बात भी सुन रहे थे कि क्या कुछ, और अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अब एक पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को हम अपने दल में यानी कि समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। चुनाव सामने है और ऐसी चीजें होती रहती हैं, और यही चर्चा यहां हमारे साथी सिद्धार्थ कलहंस जी कर रहे थे, बता रहे थे कि 5 सीटें तो चंद्रशेखर चाहते थे, लेकिन 2 सीटों पर, जैसा इन्होंने बताया भी कि 2 सीटों का ऑफर हमने कर दिया था, लेकिन पता नहीं किसका फोन आया चंद्रशेखर के पास और ये समझौता टूट गया, जिसकी बात आज चंद्रशेखर रख रहे थे। तो अपनी अपनी बातें, नेता जो हैं चुनाव के समय अपनी डिमांड रखते हैं, अपनी बातों को करते हैं, लेकिन दलितों की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। दलितों की एक और भी बहुत बड़ी नेता मायावती जी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है ये हम सुनाएंगे। राहुल लाल जी और अमलिंदु जी, आप दोनों के पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक बार मायावती को भी सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं और खासकर उन्होंने क्यों कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव लड़ने की बजाय फिर पार्टी के उम्मीदवारों को ही जिताना जरूरी समझा है। और वैसे भी हमारे कानून में ये व्यवस्था बनी है कि बिना लोकसभा का सीधा चुनाव लड़े भी राज्यसभा में जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री आदि भी बन सकता है तथा इसी प्रकार विधान परिषद में भी जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री
आदि भी बन सकता है, जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। इसलिए यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव न लड़के व अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतकर भी यूपी प्रदेश की बागडोर संभाल सकती हूँ, जिसकी इस समय काफी सख्त जरूरत भी है। इसके अलावा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह विरोधी पार्टियां व जातिवादी मीडिया भी मेरे क्षेत्र में न जाने को भी लेकर आए दिन किस्म किस्म की तथ्यहीन व बेबुनियादी बातें करते रहते हैं, जिसका जवाब मैं 1 जनवरी को मीडिया को भी दे चुकी हूँ। उसे मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में बीएसपी सन 2007 की तरह फिर से यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी और तब फिर पूर्व की तरह इस बार भी यहाँ सर्वे एजेंसियों का ओपिनियन पोल व सर्वे आदि धरा का धरा रह जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अब यहाँ आकाश आनंद को भी चुनाव लड़ने या ना लड़ने की भी बातें करते रहते हैं, जबकि अभी वह राजनीति में धीरे धीरे अपने आप को काफी तैयार व परिपक्व भी कर रहा है और इसके साथ ही मेरे चुनावी राज्यों में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से अब वह मेरे दिशा निर्देशन में उन राज्यों में जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगा है। तो ये आप सुन रहे थे मायावती को, और मायावती कह रही हैं कि बाद में अब चूंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन अगर बागडोर संभालने की नौबत आएगी तो मैं संभाल सकती हूं और कैसे चुनाव जीत सकती हूं, राज्यसभा में कैसे जाया जा सकता है या एमएलसी बन करके भी मुख्यमंत्री बना जा सकता है। यही तमाम बातें रख रही हैं मायावती, और साथ में ये भी कह रही हैं कि आनंद जो हैं उनके जो भतीजे वो भी धीरे धीरे जो बागडोर है वो संभाल रहे हैं और आगे मीडिया की बात भी कर रही हैं। तमाम बातें एक छोटा सा अंश आप लोगों को सुना रहे थे। आज चूंकि उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजनीति, और साफ वो कह रही हैं कि हमारी पार्टी की सरकार बनने वाली है 2007 की तरह, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मायावती की बात से इतर बात हम चुनाव लड़ने की कर रहे हैं और वो बात है योगी आदित्यनाथ की। और योगी आदित्यनाथ क्यों आखिर पहुंच गए गोरखपुर, जबकि चर्चा हो रही थी अयोध्या या मथुरा की। इसी पर चर्चा और बात को आगे बढ़ाएं। राहुल लाल जी, आपके पास आना चाहता हूं उन्हीं सवालों के साथ कि अब योगी आदित्यनाथ क्या सेंटर पॉइंट बनने जा रहे हैं, वो भी पूर्वांचल के। भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह से चुनाव लड़ रही है और सारी जो उनकी तैयारी दिख रही है, उसको देख के लगता नहीं कि सत्ता जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। हमें तो लग रहा है कि वो शायद प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की लड़ाई लड़ने के लिए शायद वो चुनाव जीत रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से मीडिया में काफी शोरगुल रहा कि वो अयोध्या से लड़ेंगे, तमाम ये कि चैनल पूरा विस्तार से बता रहे थे कि अयोध्या से चुनाव लड़ने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरे देश भर में प्रभाव पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में प्रभाव पड़ेगा, तो मथुरा के बाद फिर अयोध्या, तो ये तमाम मामले बड़े आश्चर्यजनक स्थिति में पहुंच गए। हमें तो याद आ रहा है हरनाथ सिंह यादव जी जो राज्यसभा मेंबर थे, जिन्होंने 3 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी पार्टी अध्यक्ष को, और ये कहते हुए चिट्ठी लिखी थी कि एक तरह से श्री कृष्ण जी के प्रेरणा से जो एक वो पत्र वो लिख रहे हैं। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदुत्व की सबसे बड़े झंडेदार पार्टी है, उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर श्री कृष्ण जी के प्रेरणा से कोई सांसद अगर उन्हें पत्र लिखता है तो उस पत्र की भी कोई अहमियत नहीं होती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कृष्ण भगवान से माफी मांगेगी, ये एक सवाल उठता है। क्या जो सांसद महोदय हरनाथ सिंह यादव जी वो कोई माफी मांग रहे हैं, क्या वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कृष्ण जी का कोई महत्व है या नहीं है, या फिर भगवान का प्रयोग ये केवल राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो ये तो कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश के राजनीति में, इसको हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, इन पूरे घटनाक्रम से ये तो स्पष्ट है, चाहे आप मथुरा की बात करते हुए आप मथुरा से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, चाहे आप जो कि सीधे सीधे आप यहां से भी चुनाव लड़ने के लिए, आप अयोध्या से भी आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है, गोरखपुर ही पहुंच गए हैं। तो देखिए, जो हिंदुत्व को लेकर जो हिंदुत्व के बड़े प्रतिष्ठान थे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में, उन सब जगह पे स्पष्ट है कि वहां पे अब लोगों की उस रूप में लोग भारतीय जनता पार्टी को आज के समय में नहीं देख रहे हैं जिस समय में जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करना चाह रही है। यहाँ पे देखिए, सिंह साहब है अयोध्या से, हम लोगों को अभी भी याद है पंचायत चुनाव में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी 2.5 के आंकड़े पर नहीं पहुंच पाई थी, 7 पे अटक गई थी उस जगह पे। तो आप
पंचायत चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि बनारस में क्या हालचाल हुआ था। आपने ठीक है बाद में आपने जो है कि अलग ढंग से जो है कि ऊपर निकाय नतीजों को आपने अपने ढंग से किया। मथुरा में भी आपकी स्थिति बेहतर नहीं थी। तो तमाम जो धार्मिक स्थल है उन धार्मिक स्थलों को तो 1 साल पहले ही बीजेपी जो है तो अस्वीकार कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी। अभी हम लोगों ने देखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से ललिता घाट में 55 कैमरों की नजर में जो है कि वो गंगा स्नान कर रहे थे। यहाँ पे एक तरह से मौर्य साहब बताएंगे क्या स्थितियां रही है। वो जो ललिता घाट है जहां पर जिला प्रशासन ने खुद एक तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि काशी कॉरिडोर का कोई भी मलबा गंगा नदी में नहीं डाला जाएगा। खुलेआम गंगा नदी में मलबा डाला गया। वही मलबे के किनारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा स्नान भी कर लिया था। तो देखिए जो पूरा इनका हिंदुत्व का मामला था, ये तो स्पष्ट मानना पड़ेगा कि वो हिंदुत्व के ऊपर काफी जबरदस्त जो है तो पानी फिर गया है। आप भगवान का दुरुपयोग कर लेते हैं। आप सामान्य ढंग से आप कह देते हैं कि कृष्ण के प्रेरणा से कृष्ण का सपना आ रहा था, प्रेरणा आ रहा था। उसके बावजूद भी इन चिट्ठियों को कोई ना तो गंभीरता से लेता है न कोई करता है। तो ऐसे में जनता इनके भगवान के प्रति प्रतिबद्धता को क्यों गंभीरता से लेगी। अयोध्या में इस समय एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे ड्रीम सपना है वो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसके बावजूद वहां पे किंतु परंतु हो रहा है। तो और हमारे गोरखपुर चले गए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो फिर सवाल तो उठेगा इन सब मामलों के ऊपर। देखिए अयोध्या के अगर वोट प्रतिशत के मामलों को भी देखते हैं वहां पे, देखिए तमाम अगर पिछले वोट के चुनाव में हम लोग वोट प्रतिशत को देखते हैं तो एक तरह से जो समाजवादी पार्टी है 26-27% एक तरह से ये वोट शेयर उनका हम लोगों को दिखता है। बहुजन समाज पार्टी का 16-17-18% इस प्रकार के वोट शेयर को देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 25 से लेकर 50% तक के बीच में, चूंकि पिछले चुनाव में 50% तक भी लगभग पहुंची हो, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वहां पे लगभग 25-26-27% वोट ऐसे जो फ्लोटिंग है, जो कि इधर से उधर दाएं से बाएं होते हैं। और जो अभी प्रकाश सिंह साहब बता रहे थे, एक तरह से जिस तरह से हम लोगों ने देखा अयोध्या के मामले में कि अयोध्या में एक भव्य आप दीपोत्सव का आयोजन कर रहे थे और फिर उस दीपोत्सव का आयोजन में जब दीपक हल्के हल्के मन लिए तभी उसके जो है कि वहां से जो है कि उसके तेल निकाल के किचन के लिए जो है कि निचला तबका ले जाने लगा। इसका स्पष्ट मतलब है कि आपने महंगाई जैसे मामले के ऊपर अयोध्या जैसे जगह में भी एड्रेस नहीं किया उसको। वो महंगाई का मामला अयोध्या में भी है, वो देवबंद में भी है, वो काशी में भी, वो हर जगह है। बेरोजगारी का मामला हर जगह है। आपने उन मूलभूत मामलों को एड्रेस नहीं किया तो आपके बिना विकास के जो हिंदुत्व का जो खोखला डाला था उससे अब जनता परेशान हो चुकी है। अच्छा अब आपका मंडल, आप कह रहे हैं कि भाई गोरखपुर जाएंगे, पूर्वांचल में बड़ा विकास कर देंगे। गोरखपुर में स्थिति यह है कि गोरखपुर ग्रामीण और अगल बगल के जो सीटें वो सीटें ही फंस रही है। केशव प्रसाद मौर्य के बाद तो जो बगल के दूर के जो हिस्से थे वो हिस्से भी इनके संकट पर पड़े हुए हैं। तो उन हिस्सों को भारतीय जनता पार्टी बचा लेती है, ये भी बड़ी उपलब्धि की चीज होगी। सिद्धार्थ कलन साहब ने बड़ी अच्छी चीज बोली कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बनारस में इलेक्शन लड़ते हुए आसपास के संसदीय सीटों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव हार गई वहां पे। वही स्थिति हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो ये पूर्वांचल में भी इनकी स्थिति बिगड़ चुकी है। देखिए आपके हाथ से मंडल यानी आपके हाथ से कमंडल तो पहले हिंदुत्व का मामला पहले ही चला गया। और अगर हम लोग जो सारा का सारा गणित को अगर बहुत सवारे ढंग से सरलीकृत करके देखें कि पिछले दिनों में चुनाव आचार संहिता घोषित होने के बाद जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी, जो एक तरह से 2017 में जो एक विस्तृत रेनबो बनाया था गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने एक रेनबो बनाया था, उसमें गैर यादव ओबीसी तमाम जातियों को जो उस रेनबो में जगह दी गई थी। उससे बड़ा रेनबो तो आज के डेट में जिसमें यादव भी है, जिसमें मुस्लिम भी है, समाज के तमाम घटक है उसमें। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर मैं आंकड़ों को देखकर आप सीधे हम लोग आंकड़ों को देखें कि संजय निषाद जी को अगर भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा जाए 2017 के आंकड़ों को देखते हैं और उसमें से अगर आप पटेल जी को भी जोड़ दें, अनुप्रिया पटेल जी को भाजपा के खेमे में जोड़ भी देते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या जो लोग तमाम लोग आकलन कर रहे हैं वो 325 से घट के जो है सीधे वो 169 पर अटक जा रहा है। तो आप अगर इन जातियों को हटाते हैं, उसी तरह से लोकसभा की स्थिति होती है। जो प्रधानमंत्री जो भी प्रचंड अनुभव और बहुमत का जो आनंद ले रहे हैं वो भी संख्या 200 सीटों के आसपास अटक जाती है। तो ये आपके हाथ में मंडल नहीं, आपके हाथ में कमंडल नहीं, तो फिर ऐसे में कौन सी जो इनकी रणनीति लग रही है? ये कहना कि नहीं पार्टी के बीच में आंतरिक मतभेद है, ठीक है आंतरिक मतभेद है, लेकिन उस आंतरिक मतभेद के कारण क्या पार्टी चुनाव हारने की तैयारी कर रही है? आंतरिक मतभेदों को समेटने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप बेबी रानी मौर्य को एक राज्यपाल है, उनको आप सीधे आगरा ग्रामीण की सीट दे रहे हैं, तो फिर वहां पर आपकी क्या आगे की रणनीति है? ये तमाम कई बड़े सवाल जो है राजीव जी खड़े हो रहे हैं और इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को सवाल आ रही है।
हैं और उन सवालों को आप यहाँ रेज कर रहे हैं और वो सारे सवाल जो हैं वो जनता भी समझ रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या ऐसे मुद्दे भी सामने आएंगे जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है और कोरोना काल में तमाम जितनी सारी चीजें वो भी, जैसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आई हैं, क्या इन तस्वीरों को भी याद किया जाएगा चुनाव के वक्त, ये समझना होगा। लेकिन इन सबके बीच अभी चूंकि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है, लगभग तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं और इनमें बीजेपी 107 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर चुकी है आज, और उसमें योगी आदित्यनाथ को कहा गया है कि वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ें। और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि हिट विकेट हो गई है बीजेपी। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है जरा एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद फिर सीधे आएंगे अमलेंदु जी आपके पास कुछ सवालों के साथ में। हमारे चारों साथी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, जरा और इत्मीनान से बात करेंगे। लेकिन एक बार अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं हिट विकेट, क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी पहले से डर गई है, पहले से ही घबरा गई है, और क्यों कह रहे हैं कि लखनऊ नहीं अब गोरखपुर जो है वहां तो बाबा पहले ही चले गए हैं। कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया है। अब अच्छा, आप किसी पार्टी के सदस्य न हो तब भी आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, किसी पार्टी के सदस्य हो तब भी आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया ने वापस। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। जो मुख्यमंत्री वहां मेट्रो न चला पाए हो, पहली घोषणा। आप याद करो, आप में से अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करना। जिस समय मुख्यमंत्री जी झांसी पहुंचे, उन्होंने कहा कि सरकार बन गई है, झांसी में मेट्रो होगी और गोरखपुर में मेट्रो होगी। तो जो मुख्यमंत्री अपने घर में मेट्रो न चला पाए हों, जो मुख्यमंत्री अपने यहां सीवर लाइन न बिछा पाए हों, इस बार भी लोगों को नाव से चलना पड़ा, सोचो गोरखपुर में। और जिस मुख्यमंत्री ने बिजली महंगी कर दी हो, बेरोजगार न जाने कितनी बार लाठी खाए गोरखपुर में, इस बार गोरखपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। नहीं, अभी तो कोई बात ही नहीं ऐसी। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे तो आपके आने से पहले मुझे पता लगा कि उन्हें गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर पहले ही भेज दिया। अभी तो जनता को भेजना था उन्हें घर। भारतीय जनता पार्टी वैसे हिट विकेट हो चुकी है, रन आउट हो चुकी है, वो पवेलियन से बाहर जा चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहे काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 है पूरे हमारे साथ। साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश। तो अमलेंदु जी, आप सुन रहे थे अलग अलग बयान इनके, खासकर अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव के तेवर जो हैं यहाँ पर काफी, अगर कहें तो नरम नहीं, गरम दिखाई दे रहे हैं, और वो भी बीजेपी को लेकर के। बीजेपी को रुख और क्यों ना हो, क्योंकि बिल्कुल सामने अगर प्रतिद्वंदी देखा जाए तो वही है, बीजेपी ही है। और सीधा हमला योगी आदित्यनाथ पर, क्या कुछ कहेंगे? और लखनऊ में हमारे साथी बैठे हुए हैं सिद्धार्थ जी, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। आप तो ग्रेटर नोएडा में है, लेकिन ग्रेटर नोएडा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर चर्चा अभी ना होकर के हमारी पूरी की पूरी चर्चा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्वांचल में कितनी गर्मी इस वक्त है। क्या कुछ कहेंगे? जी राजीव जी, अब तो पहले में जो अखिलेश यादव की जो आपने दूसरी बाइट सुनाई, उससे बात शुरू करता हूं।
अखिलेश जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के सदस्य नहीं है, इसलिए भाजपा ने उनको घर भेज दिया। यह बात ऐतिहासिक तौर पे और तथ्यात्मक तौर पे, दोनों तौर पे एकदम सच है। ऐतिहासिक तौर पे सच यह है कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू महासभा से आते हैं और आरएसएस जो है वो हिंदू महासभा को हजम करके ही उसने जनसंघ बनाया था। तो हो सकता है कि एक अंदर की लड़ाई जो है योगी आदित्यनाथ जो हिंदू महासभा को खड़ा करना चाह रहे हो, चूंकि वो अलग से हिंदू युवा वाहिनी चलाते भी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो धड़ा आरएसएस का योगी आदित्यनाथ के ऊपर हाथ रखे हुए था, उसको भी समझ में आ गया हो कि कहीं ये आरएसएस के लिए चुनौती नहीं बन जाएंगे। तो ये हो सकता है सिर्फ मोदी जी के लिए चुनौती नहीं बल्कि आरएसएस के लिए भी चुनौती दिख रहा हो, और चूंकि वो स्वयंसेवक नहीं है, शाखा में कभी गए नहीं है योगी जी, तो इसलिए आरएसएस भी जो है इस खेल में मोदी शामिल हो गया हो। तो इसलिए अखिलेश यादव की ये बात तो बिल्कुल जो है एक तरीके से सच साबित हो सकती है, और हो सकता है कि इसके पीछे ये कारण भी हो। अब जहां तक सवाल ये है कि वो चले गए हैं कि अब गोरखपुर जाके अब क्या होगा, और मथुरा से क्यों नहीं लड़े और अयोध्या से क्यों नहीं लड़े। जाहिर सी बात है कि देखिए, भगवानों की जो आस्था जो वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो भगवान में आस्था पता नहीं योगी जी को कितनी थी। अगर आस्था होती तो मुझे लगता है भगवान मदद जरूर करते योगी जी की। फिलहाल तो मदद करते नहीं दिख रहे हैं, कल परसों में करने की दूसरी लिस्ट में तो बात अलग हो सकती है, लेकिन अभी तो जो है भगवान मदद करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो अब ये अच्छा, दूसरा ये कि मान लीजिए अयोध्या से लड़ते या लड़ते मथुरा से, दोनों जगह से, तो जो योगी जी के ऊपर एक गंभीर आरोप है कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। तो ये मैसेज दोनों जगह से लड़ने पे आता है। क्योंकि मथुरा से अगर लड़ते तो श्रीकांत शर्मा जो इस समय ऊर्जा मंत्री है, उनका टिकट काट के लड़ते। अयोध्या से लड़ते तो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण पवन पांडे के सामने लड़ते। तो दोनों मामलों में ब्राह्मण विरोधी जो थे वो योगी जी के ऊपर एक मोहर जो थी वो और लग जाती है। तो ये हो सकता है योगी जी स्वयं भी होगी ठीक है, हम घर में ही ठीक है, घर भी भेज दिया जाए। अब वो मठ में रहेंगे से बाहर जाएंगे, ये तो हम नहीं कह सकते कि वो उन्होंने क्या रास्ता चुना है, लेकिन ऊपरी तौर पर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मतलब एक तरीके से कहा जाए तो घर भेज ली है। और अखिलेश यादव तो है चूंकि राजनीतिक व्यक्ति कहने की जनता को भेजना था, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं भेज दिया। तो वो जनता भेजती या नहीं भेजती वो तक अलग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो राजनीति चल रही है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को भी काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उस नुकसान की भरपाई जो है कहीं से होती हुई दिखाई पड़ नहीं रही है। तो इसलिए अब ये प्रयास भी है संदेश देने का शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भाई ठीक है, योगी जी को आगे बढ़ा के हमने जो गलती की तो हमको माफ कर दो। ये भी एक संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि ताकि अब जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कहीं 50-55 के आसपास जो है ना सिमट जाए पूरा कुंबा भाजपा का, तो ऐसा तो कुछ ना हो जाए, तो मतलब ज्यादा बुरी स्थिति ना हो। तो ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके सीधे सीधे आरोप योगी जी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने लगाए, मतलब उन्होंने सीधे सीधे योगी जी पे ही आरोप लगाए। खासतौर से सांसद मौर्य के आप जो बयान पढ़े हैं, उनके भाषण को सुने, तो वो साफ लगता है कि वो सीधा अटैक जो है वो योगी जी के ऊपर ही कर रहे हैं। और जो पहले दिन जिस दिन मतलब त्यागपत्र दिया, तो उस दिन तो उन्होंने कहा था कि मैं तो मोदी जी और योगी जी की विचारधारा से, उनके विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। तो अभी तक जो है किसी भी जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लोग गए उन्होंने मतलब मोदी जी की या अमित शाह जी की बुराई नहीं की है। तो आप इसको भी ये भी समझ सकते हैं कि क्या इसके पीछे कुछ ऐसा भी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई जो है वो इस हद तक अब पहुंच गई है। तो हो सकता है इसके पीछे ये सारी भी चीजें हों और उसका खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े। लेकिन जो माहौल राजीव जी बन चुका है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है उससे अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी दांव पे चले, कुछ भी करे, अब समय बचा नहीं है उसके पास अपने को सुधारने के लिए। दूसरा जो चंद्रशेखर रावत की जो बात जरूर कर ली जानी चाहिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से, और बड़े नेता जो है दलितों के नए बन के उभर रहे हैं। उनके बारे में जब बिहार चुनाव हो रहा था तो एस आर दारापुरी साहब हैं, वो भी दलित नेता हैं और दलित चिंतक हैं, दोनों हैं। उन्होंने सवाल किया था कि भाई ये जो अपने चंद्रशेखर जी हैं, इनको हेलीकॉप्टर के पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, इनकी तो हैसियत नहीं है हेलीकॉप्टर से वहां प्रचार करें। अब मुझे पता नहीं इसके पीछे क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैं इतना तो समझ गया कि अखिलेश यादव एक परिपक्व नेता के तौर पर शायद अब उभर रहे हैं। और 3 कारणों से मैं इसको कह सकता हूं। आम आदमी पार्टी से समझौता ना करना,
ओवैसी के लिए साफ साफ कहना उनसे हमारा समझौता नहीं हो सकता, और तीसरा चंद्रशेखर रावल के साथ समझौता ना करना। ये तीन मसले जो हैं, इनको देख करके मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव में परिपक्वता जो है वो राजनीतिक तौर पे आती जा रही है। अब आने वाला समय तय करेगा कि कितने परिपक्व हैं और किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं, लेकिन ये तीन चीजें मुझको लगता है कि वो चीजों को ठीक ठीक समझने लगे हैं कुल मिलाकर के। जी राजीव जी, फिर आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल परिपक्वता की बात आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओम प्रकाश जी आपके पास ही आना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी, क्या अयोध्या में से चुनाव योगी आदित्यनाथ को नहीं लड़वाना, इसके पीछे क्या सिर्फ ब्राह्मणों की नाराजगी या कुछ और भी है? हालांकि बहुत सारी बातें, और सिद्धार्थ जी ने बहुत सही बात यहां रखी थी अपनी बातों में, अयोध्या से न लड़वाने के पीछे के कई सारे कारण तो बताए थे, लेकिन उनके साथ साथ क्या जिस परिपक्वता की बात कर रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी और उसमें भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, क्या अखिलेश यादव की रणनीति के कारण भी यहां कदम पीछे खींचने पड़े बीजेपी को और शिफ्ट करना पड़ा योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर? देखिए, मैं कलहंस जी की बात से सहमत हूं कि जो अयोध्या का मुद्दा है, राम जी का जो मुद्दा है, वो मोदी एंड कंपनी नहीं चाहेगी कि योगी जी भुनाएं। योगी जी चाहते थे कि हम अयोध्या से लड़े और जो राम के मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए जो उन्होंने किया है, वो इस चुनाव में वो कैश कराए और पूरे प्रदेश को जाए। आपको याद होगा, आप अखबार देखिए तो जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनका रोज दूसरे तीसरे बयान आता है कि रामलला जो नए परिसर में जो मंदिर बन रहा है, उसके गर्भगृह में दिसंबर 23 में स्थापित होंगे। गडकरी जी आए, शाह जी आए, उन्होंने तमाम योजनाएं अयोध्या में घोषित की और उसकी डेट लाइन दी कि दिसंबर 23 में जो है हम इसका लोकार्पण करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं 24 की तैयारी के संदर्भ में अयोध्या को कैश कराने की। कलहंस जी एकदम सही कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं चाहते, उनकी कंपनी नहीं चाहती कि योगी जी अयोध्या के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाएं। तो एक ये बड़ा कारण रहा, और जो टिकट घोषित करते समय चीजें हुई कि योगी जी निश्चित तौर से उस मीटिंग में थे जब चीजें तय हो रही थी। गोरखपुर से एक अखबार ने छापा, परसों ये खबर छापी कि योगी जी गोरखपुर से ही लड़ेंगे। एक बड़ी खबर अमर उजाला के फ्रंट पेज पर है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो खबर योगी जी को उस मीटिंग के दौरान ये भनक लगी दिल्ली की मीटिंग में कि मुझको अयोध्या से नहीं गोरखपुर से लड़ाया जाएगा। तो एक प्लांट खबर छापी गई कि नहीं, योगी जी अयोध्या गोरखपुर के हैं, गोरखपुर से ही लड़ेंगे। ये खबर अमर उजाला ने छापा जो है। दूसरा जो बात हो रही है कि आज जो टिकट वितरण के समय आपने धर्मेंद्र प्रधान जी की क्लिप दिखाई, उसमें आप देखिए उन्होंने कहा कि यूपी के हमारे बड़े नेता जो है, जो पहले चरण से और 7वें चरण में हैं, मैं उनके नामों की घोषणा करता हूं, जिसमें एक योगी जी हैं और दूसरे केशव मौर्य। एक मुख्यमंत्री और हैं दिनेश शर्मा जी, उनका कहीं नाम नहीं है कि वो कहां से लड़ेंगे या उनको पार्टी लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, जबकि कई दिन से अखबारों में आ रहा था कि वो भी लड़ेंगे और ये होगा। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या दिनेश शर्मा को सेफ किया जा रहा है मोदी एंड कंपनी के द्वारा, या केशव मौर्य का नाम घोषित करके जो पिछड़ों की जो टिकट वितरण किया है भाजपा ने तमाम पिछड़ों को दे करके, तो क्या केशव को योगी जी की जगह जो है प्लांट करने की कोशिश की जा रही है? ये सारे सवालों पर चिंतन होना है और ये जवाब जनता मांग रही है। तीसरी चीज ये जो उठापटक चल रही विभिन्न राजनीतिक दलों की, समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, सब सारे दल चाहते हैं कि उनकी सीटें बढ़ें और वो, लेकिन मुझको ये लगता है कि इस बार ये चुनाव सीधे सीधे मनई बनाम सरकार है। मनई मतलब आम आदमी, तो ये चुनाव सीधे मनई लड़ रहा है और खिलाफ में सरकार है। सरकार ने पिछले जो कार्यकाल रहा योगी जी का, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जो उसने झेला है, उसके खिलाफ वो वोट करने जा रही है। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि जब चुनाव जनता बनाम सरकार हो जाए तो फिर सरकार के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है। पिछड़ों पर ध्यान तो आज 107 सीटों में दिखाई दे रहा है बीजेपी का, लेकिन दूसरी तरफ कलहंस जी, जानना चाहूंगा आपसे कि पिछड़ों का साथ जिस प्रकार समाजवादी पार्टी को भी मिल रहा है, और कल जैसे कई नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ कई तमाम नेता जो हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, इसके बाद क्या लगता है कि पिछड़ों का तबका जो है वो बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ आ चुका है और बीजेपी के अंदर खाने में इसको लेकर के भी परेशानी है? देखिए, पिछड़ों की कभी स्वाभाविक पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी।
भारतीय जनता पार्टी कुछ एक अगड़ों, वैश्य कम्युनिटी, शहरी सवर्णों, इनके दम पर उत्तर प्रदेश में राजनीति करती रही। और जब भी हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करते हैं तो हम सीधे पिछले चुनाव में मिले हुए 39% वोटों से शुरू करते हैं। हम उसके आगे उसके पीछे हम कुछ नहीं देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक उसका जो कुल जमा प्रदर्शन रहा है वो 15 से 20% मतों के बीच में रहा है। वो 15 से 20% मत उन कम्युनिटीज के हैं जिनमें पिछड़े बहुत प्रमुखता से कहीं नहीं आते हैं। तो ये पिछड़ों का ये अस्वाभाविक एक पसंद बनी थी और उसके पीछे बड़ी मेहनत की गई थी। गैर यादव पिछड़ों को, गैर जाटों दलितों को कैसे अपने पाले में लाया जाए, उसके पीछे संघ की मेहनत थी। बहुत लंबे समय तक काम करके उन्होंने ऐसा काम किया था। लेकिन आपने जब इन गैर यादव पिछड़ों की, गैर जाटों दलितों का गोलबंदी किया और सत्ता में आए, उसके बाद से जो उनको सत्ता में जो उनको हिस्सेदारी मिलनी थी, जो उनकी सुनवाई होनी थी, जो उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं थी, वो जब उनको पूरी होते नहीं दिखी तो ये टूट होना स्वाभाविक था। और इसमें आग में घी का काम लगातार करते गए। जो अभी आखिरी आपको चरण दिख रहा है जिसमें ये दारा सिंह चौहान, प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी या इस जैसे बहुत सारे, अब चूंकि अखिलेश जी ने आज कह दिया है कि भाई अब चाहे जितने टिकट काट लें अब आगे हम नहीं लेंगे, वरना मेरी जानकारी के मुताबिक अभी भी 2 से 3 दर्जन ऐसे विधायक थे जो कि अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में निश्चित तौर पर शामिल होने को तैयार बैठे थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का वो धरना भी आपको याद होगा जिसमें सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही धरने पर बैठ गए थे और उनकी तादाद 1-2 नहीं थी, वो सैकड़ों में थी। उन धरने पर बैठने वाले विधायकों में भी अधिकांश तादाद उन्हीं पिछड़े वर्ग के विधायकों की थी जो भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए थे। तो निश्चित तौर पर पिछड़ों का मोहभंग हुआ है। और प्रकाश जी ने बहुत शानदार बात कही है, इन्होंने कहा कि मनई बनाम सरकार जो है, मनई जो है अवध के क्षेत्र में आदमी को कहते हैं, आम जनता को कहते हैं। तो ये वो चूंकि जमीन पर बैठे हैं, हम राजधानी में बैठे हैं, उनको ज्यादा जमीनी जो हकीकत है वो दिखाई पड़ रही है। अगर ऐसी स्थिति है तो जाहिर सी बात है कि जो मनई भी है या जो आम आदमी है उसमें भी बहुतायत इन्हीं पिछड़ों की है जो भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। भले ही आज जो 160 टिकट दिए हैं उन 160 टिकटों में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को काफी तादाद में टिकट दे दिया। एक ये भी हुआ है तमाम लोगों के पार्टी छोड़ने का असर कि जो बहुत ही ऑफेंसिव मोड में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही थी, बहुत डिफेंसिव दिखाई देने लगी है अचानक। जो पार्टी कह रही थी कि हम 30 से 40% टिकट काट देंगे, वो बतमाम मुश्किल 20 लोगों के टिकट काट पाई है 160 में, जिनकी कुल तादाद 19% भी नहीं है। और उनमें भी कुछ वो लोग हैं जो 75 पार वाली सीमा पे आ गए हैं और कुछ लोग हैं वो हैं जो पार्टी छोड़ गए हैं। तो उस तरह से देखें तो इफेक्टिवली तो 15% टिकट काट पाना भी संभव नहीं हो पाया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये सब चीजें जो है वो एक तरीके से ये संकेत जो है वो शुभ संकेत नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी बहुत ऑफेंसिव तरीके से चुनाव मैदान में दिखाई पड़ रही थी, अचानक उसका डिफेंसिव मोड में चले जाना। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ किन्हीं और कारणों से पार्टी के अंदर कोई और समझ बनी हो जिसके तहत उनको अयोध्या नहीं पैदा गोरखपुर भेजा गया हो। लेकिन आम जन के बीच में जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि आप इतने डिफेंसिव हो गए कि आप अपने ही घर गोरखपुर चले गए, वहां चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो आइन चुनाव के पहले वो कोई बहुत अच्छी परिणाम के संकेत नहीं देते हैं कि जब एक पार्टी जो कहा तो एक आ जा रहा था, हम आपके यहाँ जब डिबेट में बैठते थे तो बहुत सधे स्वरों में लोगों को कहना पड़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती भी है। आज स्थिति ये हो जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनौती देना तो दूर, ऑफेंसिव होना तो दूर, खुलकर खेलना तो दूर, इस तरह से डिफेंसिव मोड में चली जाती है कि जानते हुए कि उसके विधायकों की अलोकप्रियता है, टिकट काटना मुश्किल हो जाता है, जानते हुए कि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने का एक व्यापक मैसेज जाएगा, कम से कम इस संदर्भ में तो जाएगा ही कि जब आप ओबीसी की राजनीति नहीं करने बल्कि हिंदुत्व की राजनीति करके इस बार के चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं, तो वे सारी चीजों को छोड़कर आप कदम दर कदम आप पीछे
खींचते जा रहे हैं, डिफेंसिव होते जा रहे हैं, ये बहुत शुभ संकेत कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल ये शुभ संकेत नहीं है। और क्या ये चुनाव मनई बनाम सरकार है, ये समझने की कोशिश, क्योंकि हमारे दोनों साथी कह रहे हैं। और अगर ऐसा है राहुल लाल जी, तो फिर ये तय माना जाए कि फिर तो बुरी हार के लिए भाजपा तैयार रहे। क्या कहेंगे अगर जनता बनाम सरकार हो जाए, तब तो यहां बहुत ही दुर्गति होने वाली है। नहीं, देखिए दोनों पैनलिस्ट सही कह रहे हैं। तमाम कहीं पे भी आप फील्ड में जाइए तो मैं डे वन से कह रहा हूं कि आक्रोश काफी ज्यादा है। नेताओं की प्रतिक्रिया तो जनता के प्रतिक्रिया के काफी बाद मिल रही है हम लोगों को, तो इसलिए यहाँ पे आम जनता में ही एक तरह से जो असंतुष्टि का बोझ है वो काफी ऊपर है। देखिए, अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो क्या लोग भुला देंगे कि आप किस तरह से जो है कि प्रयागराज में संगम के तट पे जो है कि जो घटनाएं घटी हम लोगों को कोरोना के दूसरे लहर में, एक ये पार्टी जहां पे एक संत जो है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने हुए हैं, जिनके ट्विटर हैंडल से उन्हें सिरे सिरे महाराज कहा जाता है, वहां पर क्या स्थितियां हुई। आप एक अंतिम संस्कार जो कि हिंदू रीति रिवाज में सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कहा जाता है, आप एक राज्य सरकार वो भी आप ना दे सके तो फिर आप किस हिंदुत्व की बात करते हैं। ये चीजें जनमानस में है, नंबर वन। नंबर टू चीज की देखिए, ओबीसी के नेताओं की भगदड़ की स्थिति बाद में बनती है। सामान्य जो अगर वो नेता आज स्वामी प्रसाद मौर्य या तमाम दूसरे नेता अगर वहां से नहीं निकलते तो उनके प्रासंगिकता के ऊपर सवाल उठता। देखिए 2017 में स्थिति क्या थी, सामान्य रूप से यह चीज बताया गया कि देखिए आप समाजवादी पार्टी के भीतर एक घर के भीतर जो है कि गृह युद्ध वाली स्थिति थी। दूसरी बात कि उस समय बार बार ये उदाहरण भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस परिवार ये समझाने में सफल हो रहा था कि यादवों की दबंगई। लेकिन आज जब हम लोग 2022 में बात कर रहे हैं तो आज यादवों की दबंगई की बात नहीं हो रही है, आज ठाकुरों की दबंगई की बात हो रही है कि क्या स्थितियां पूरे प्रशासन में उनके लिए क्या चीजें बनी हुई हैं। अगर एक ही अपराध अगर जो है कि वो हम लोगों ने देखा कि पांडे विकास दुबे जी के साथ क्या स्थिति हुआ, इनके साथ क्या व्यवहार हुआ। धर्मेंद्र सिंह को क्रिकेट खेलते हुए पूरा देश देख रहा है, उनके तमाम वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अब तक जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आखिर एक वर्ग विशेष के प्रति इतना ज्यादा प्यार क्यों। और फिर देखिए एक स्पष्टीकरण, चूंकि यादव ठाकुर बनाम ब्राह्मणों के लड़ाई के मामले को लेकर खुद एक इंटरव्यू में जो है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमारे टॉप 5 पोस्ट में से केवल एक पद पे जो है कि वो ठाकुर है, बाकी 4 पे ब्राह्मण है। ये वीडियो जो है कि पूरा का पूरा ग्रामीण अंचल में वायरल हुआ और इसको जरूर समाजवादी पार्टी ने इसको भी गिराने का प्रयास किया इसको। तो इससे यह चीज गया कि आप वोट तो हमारा लेते हैं, लेकिन जब शासन में प्रतिनिधित्व देने की बात होती है, तमाम दूसरी तरह की चीजों की बात होती है, तो आप हमें छोड़ देते हैं। तो एक तरह से ये जो ओबीसी का तबका जो कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी असहज था, लेकिन उस समय याद है 2017 में चूंकि उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को ही ओबीसी बता के जो है कि उनको मुख्य चेहरा बना दिया गया था, तो उसमें असंतोष था। देखिए जाति जनगणना वाला सिचुएशन हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। देखिए आप जाति जनगणना कराने से 2018 तक आप तैयार थे, आप कह रहे हैं कि आपने पिछले सत्र में जबकि कोई काम नहीं हुआ, आपने ओबीसी आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन पारित करवाया। आप दिखाना चाह रहे थे कि आप ओबीसी को लेकर काफी सजग है, राज्यों को आप अधिकार दे रहे थे ओबीसी आरक्षण की सूची बनाने के लिए। लेकिन हम लोग तमाम तरह से मामले जानते हैं कि अगर आप आरक्षण के मामले को किसी भी जाति विशेष को आप आरक्षण देते हैं तो उसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर जब मामला जाता है तो वो आंकड़ों की डिमांड करते हैं। फिर वो आंकड़े जब तक आप जनगणना नहीं कराएंगे तो फिर कैसे आएंगे। तो आप 2018 तक भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती थी, आप उससे पलट गए। और दूसरे जो बड़े जन सरकार के मुद्दे हैं, चाहे अभी हम लोग खुदरा महंगाई दर देखिए, वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, थोक महंगाई दर वो 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बेरोजगारी तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मार्च 2021 तक में जो है कि वो 2012 की तुलना में जो सरकारी आंकड़े हैं वो आंकड़े ही बता रहे हैं कि कम से कम 8 गुना ज्यादा जो है कि बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। तो ये जो चीजें ऐसी है कि आप उज्ज्वला योजना का लाभ आप ले रहे थे, आज आपका उज्ज्वला योजना आपको मुंह चिढ़ा रहा है। तो आप डिलीवरी सिस्टम आपका डिलीवर कहां कर रहा है। आप ना तो डिलीवरी सिस्टम आपका डिलीवर कर रहा है, ना तो आपका हिंदुत्व का मामला चल पा रहा है, ना आप तो जो है कि जो ओबीसी और तमाम जो दूसरे जातियों को जोड़ के जो आप सोशल इंजीनियरिंग बनाते थे वो आपका इंजीनियरिंग भी आपका फेल हो रहा है। आपके रणनीति को खुद मुख्य जो समाजवादी पार्टी है वो उससे भी बेहतर ढंग से लागू कर रही है। तो ये सब चीजें इसलिए हो पा रही है कि चुनाव के मुद्दे जनता ही सबके सामने में खुल के इलेक्शन लड़ रही है। तो इसलिए मैं सहमत हूं इस चीज से कि ये जमीन पर जब हम लोग जाते हैं तो वो आक्रोश का सामना हम लोग को करना पड़ता है। यही कारण है कि मुख्य धारा जो मीडिया है वो आज लगातार जनता के मन में, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता के मन में लगातार उसको लेकर सवाल उठता रहता है कि हमारे भलाई के लिए कोई काम हो नहीं रहा है। आप 24 घंटा जो है कि सरकार का बखान दिखा रहा है, उससे भी जनता काफी ज्यादा जो है उनको लग रहा है टैक्स पेयर के कितने पैसे जो है कि
विज्ञापन में खर्च किया गया, अगर सामान्य जनता के ऊपर खर्च किया जाता तो उसका परिणाम निकलता। इसलिए स्थितियां भयावह है, इसे भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा। जनता एक तरफ और दूसरी तरफ सरकार, और खासकर इस बात को, चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है इसलिए भाजपा को समझना चाहिए। अमलेंदु जी, चलते चलते ये सवाल तो सामने आता ही है कि आखिर कल का दिन जो है, कल 16 तारीख है और कल दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे और इसके बाद समाजवादी पार्टी का कुनबा और मजबूत होगा। परिपक्वता की बात आप अभी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, 2012 के अखिलेश यादव और 2022 के अखिलेश यादव में बहुत कुछ अंतर दिखाई दे रहा है और इस पर भी हम लोग चर्चा करते रहे हैं। तो ये जो 2022 में समाजवादी पार्टी है, 2012 के समाजवादी पार्टी से कितना अलग है अमलेंदु जी? देखिए, मुझे लगता है कि जबरदस्त अलग है 2012 और 2022 में। दोनों की अगर आप तुलना करें तो 2012 में जो चीजें थी वो एकदम अलग थी, 2022 में जो है एकदम अलग है। और अखिलेश यादव जो बार बार नारा दे रहे हैं कि नई सपा है, नई हवा है, तो आप निश्चित तौर पे ये स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ, ये नई सपा तो बन चुकी है। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। आपकी और मेरी उनसे असहमतियां हो सकती हैं, किसी की असहमतियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जहां तक सवाल यह है कि नई सपा है तो निश्चित तौर पर नई सपा है, इससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता अखिलेश यादव से तमाम असहमतियों के बावजूद भी कि वो एक परिपक्व नेता के तौर पर उभर रहे हैं। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की में सिमट चुकी है। इसमें भी अब कोई इनकार मतलब नहीं कर सकता। तो जैसा अमित मौर्य भी कह रहे थे कि भाई जब शायद ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि जब बड़े बड़े दल जो है, या सिद्धार्थ जी किसी ने कहा कि भाई जब कांग्रेस और बसपा जो है उनको भी जो है दिक्कतें आ रही है तो चंद्रशेखर आजाद जो है कहां से अकेले लड़के जो है कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये बातें बिल्कुल एकदम से सही है। मतलब परिदृश्य एकदम बदला हुआ है और इस परिदृश्य को बदलने में अब किन लोगों का हाथ है और क्या समीकरण है ये तो वो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक तो हम लोग यही समझते थे कि अखिलेश यादव घर से नहीं निकलने वाला लगा था। हम मतलब मैं स्वयं उन लोगों में था जो ये आलोचना करते थे कि अखिलेश यादव घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं या क्यों उनको निकलना चाहिए। 6 महीने पहले तक हम यही आलोचना करते थे, लेकिन आज जो हम मतलब परिस्थितियां देख रहे हैं उन परिस्थितियों में कहा जा सकता है कि वास्तव में लड़ाई है वो सिमटती जा रही है सपा और भाजपा के बीच में। तो अब ये लड़ाई कितना आगे और बढ़ती है, और जैसा कि ओम प्रकाश जी ने कहा कि मनई बनाम सरकार है, तो ये तो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, साल भर से हम लोग लगातार ये कहते आ रहे हैं कि ये चुनाव आते आते जो है वो जनता ही लड़ेगी। अब ये जनता किसको तय करती है ये बात अलग है। तो वो जनता का अखिलेश यादव को तय कर रही है तो इसमें जनता को ही तय करना है, उसमें हमारा या आपका है किसी का कोई रोल नहीं है। तो जनता जब लड़ रही है सरकार के खिलाफ और जनता जो लड़ रही है सरकार के खिलाफ, उसमें जो रोल है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, किसी और का नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता को करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी और आदरणीय मोदी जी की है, किसी और की नहीं है। दो लोगों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसलिए जो है अब वो कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी आए, कुछ भी हो, लेकिन जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करना चाहती है। ये बिल्कुल सत्य है। इसको भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरीके से समझती है, मोदी जी भी समझते हैं और योगी जी भी समझते हैं। तो इसीलिए जो है अब जो रक्षात्मक मुद्रा में जो है भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई पड़ रही है कुल मिलाकर के। अब मुझे लगता है कि रक्षात्मक मुद्रा जो है आगे बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी, क्योंकि अब जिस तरीके से चुनाव खुल चुका है अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास रास्ते बचे नहीं है कुछ करने के। और आप देखिए कि जो लिस्ट जारी हुई है, जैसे सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि 15% जो है वो आपने टिकट काटे हैं सब ये करने के लिए, तो मतलब आप जो पहले घोषणा कर रहे थे 80 टिकट काटे जाएंगे कि 150 टिकट काटे जाएंगे, तो अब भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी जो असर पड़ना था वो साफ तौर पे पड़ चुका है। और ये सूचनाएं जो हम लोग के पास सूचनाएं हैं, मुझे लगता है इससे बेहतर सूचनाएं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास होंगी, क्योंकि उनके पास अपने संसाधन भी है, आरएसएस का प्रचार तंत्र भी है, आईबी है, खुफिया एजेंसियां हैं, तमाम सूत्रों से उनके पास सब जानकारियां मिलती रहती है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कितनी खराब हो रही है। तो ये चीजें जो है सामने आ रही है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है आने वाले दिनों में और खराब होती जाएगी। और जहां तक ये है कि जनता लड़ रही है तो निश्चित तौर पर जनता ही अब चुनाव लड़ रही है। मतलब आप कहें कि अखिलेश यादव चेहरा है और लड़ाई जो है वो जनता लड़ रही है। मुझे लगता है कि स्थितियां यही है राजीव जी।
जी, अखिलेश यादव चेहरा है, लेकिन लड़ाई जो है वो जनता लड़ रही है। हमारे साथ अयोध्या से सीधे जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश सिंह जी और लखनऊ से जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ कलहंस जी। दोनों बहुत नजदीक से देख रहे हैं, एक राजधानी में तो दूसरे अयोध्या, ऐसी जगह जहां जिसको बार बार बीजेपी पिछले साल भर से और खासकर जब से राम मंदिर निर्माण की बात शुरू हुई तब से इसको सेंटर पॉइंट में लाने की कोशिश, लेकिन कलहंस जी जैसा कह रहे थे और सहमत भी हुए उनकी बातों से ओम प्रकाश जी की शायद इस मसले को बीजेपी भुनाना चाहती है 2024 के चुनाव में। और 2024 का चुनाव जो होगा वो नरेंद्र मोदी के अगर चेहरे पर लड़ा जाएगा तो नरेंद्र मोदी के नाम पर अयोध्या का राम मंदिर कैसे आए ये भुनाने की, दिखाने की कोशिश होगी। इसलिए इस वक्त जबकि अयोध्या से बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन उन्हें अयोध्या से न लड़वा करके सीधे गोरखपुर शहर भेजा गया है। तो बहुत सारी बातें आगे भी हम करेंगे। आज का समय खत्म हो चुका है, इसलिए आप चारों महानुभाव हमारे साथ जुड़े, आप चारों को बहुत धन्यवाद देता हूं। कलहंस जी आपको भी, ओम प्रकाश जी आपको भी, राहुल लाल जी आपको भी और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी आपको भी। आप चारों को बहुत शुक्रिया कि आप लोग जुड़े हमारे साथ और अपनी बातों को, अपने विचारों को आप लोगों ने हमारे दर्शकों तक, हमारे जो श्रोता है उन तक पहुंचाया। आपको चारों को बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और धन्यवाद के साथ में हमारे तमाम जो साथी हैं जो जुड़े हुए हैं इस वक्त और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे साथी। जावेद इकबाल जी लिख रहे हैं कि हार्टली कांग्रेट्स टू राजीव जी एंड DV Live फॉर अ पीसफुल एंड ट्रू डिबेट, कीप इट अप। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल भाई कि आप जोड़ते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और आप कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, इसलिए भी बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस कार्यक्रम को सुनने की कोशिश भी करते हैं, इसलिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। ओम प्रकाश तिवारी जी हैं जो कह रहे हैं बीजेपी दलित OBC कार्ड खेलना चाहती है, इसलिए घोषित नामों में 44 नाम दलित वर्ग के हैं, पर ये फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा। अफरोज आलम कह रहे हैं कि योगी ही नहीं पूरी बीजेपी हार के डर से बुरी तरह से डरी हुई है, इसलिए योगी को पहले ही मठ में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया गया है। अफरोज आलम जी कह रहे हैं। फिरोज खान भी है, बीजेपी 0006 लिख रहे हैं फिरोज खान। फिर स्वयंदो यादव कह रहे हैं, श्यामदो यादव कह रहे हैं कि योगी जी को भागे नहीं भगाए गए गोरखपुर। रामपाल मीना भी हमारे साथ में। LK ठाकुर टेक्नीशियन इंडियन रेलवे कह रहे हैं इस बार अखिलेश सरकार। कुलविंदर संधू भी हैं हमारे साथ में, जो कुलविंदर संधू जी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर देश के लोगों को बांटने वालों के से केवल देश की एकता अखंडता के लिए दो PM का बलिदान देने वाले पार्टी ही हरा और रोक सकेगी। अहमद सफी लिख रहे हैं राजीव जी नमस्कार। महाभारत में विदुर ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया था कि जनता के पेट में भूख की आग इतनी न भड़काओ कि जनता बगावत पर उतर आए, और कर लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि जनता के आय से अधिक ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं अहमद साफी भाई, आपने बिल्कुल सही बात यहां रखी है और ये महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है। धनंजय पासवाल कह रहे हैं कि मेरी कमेंट्स ले लो लुटिया चैनल। धनंजय पारवार जी बिल्कुल जो भी चैनल कहिए आप, नाम तो हमारा DV Live है, देख रहे हैं आप, बहुत धन्यवाद। और आपके कमेंट्स को भी ले रहे हैं धनंजय जी, धनंजय पाडवाल जी। और देवेंद्र चटर्जी हैं हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि अब लग रहा है बीजेपी के लिए हकीकत में रेड अलर्ट है। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि मथुरा से भगाया श्याम ने, अयोध्या से भगाया राम ने, कुछ समय बाद जनता कहेगी गोरखपुर से भगाया स्टूपिड काम ने। ये कह रहे हैं असलम चिश्ती जी कि न राम भाई ना घनश्याम भाई, भाई क्या तो सीधे आप पहुंच गए गोरखपुर। तो गोरखपुर क्यों पहुंचाए गए, क्या डर गए हैं योगी या डर गई है बीजेपी, यही समझने की कोशिश हम पिछले 1 घंटे से कर रहे थे। हमारे साथ जो तमाम साथी जुड़े हुए थे, अमित मौर्य थे हमारे साथ में सीधे बनारस से, उनके अलावा हमारे साथ लखनऊ से सिद्धार्थ कलहंस जी थे और अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए थे ओम प्रकाश सिंह जी, और साथ में 2 साथी राहुल लाल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी थे। 5 लोगों ने अपनी बातों को यहां रखा जो
हमारे साथी अभी तक देख रहे थे। हरिओम जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, जो कह रहे हैं योगी मोदी पॉपुलर नेता हैं, पंजाब में इलेक्शन लड़ो, औकात पता चलेगी। हरिओम जी पंजाब से बिलोंग करते हैं और आप सब जानते हैं, लगातार लिखते हैं, देखते हैं हमारे इस कार्यक्रम को और अपनी बातों को रखते हैं, पंजाब की बातों को भी रखते हैं। बहुत सही बात लिख रहे हैं कि अगर इतने पॉपुलर हैं तो आप पंजाब से लड़के चुनाव देखिए क्या कहती है वहां की जनता। रफाकत अंसारी कह रहे हैं खेला होबे। जगन्नाथ यादव जय गुरुदेव लिख रहे हैं। अब्दुल रजाक लिख रहे हैं डीबी लाइव नंबर 1, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपको। और मोहम्मद सहीमुद्दीन कह रहे हैं बदलाव आज की जरूरत है। रविंद्र कुमार लिख रहे हैं मोदी अपनी बहुरूपियापन के कारण भाजपा की लुटिया डुबो रहे हैं। कहा गया है कि बहू भी कभी सास बनती है। अडवाणी को का शाप तो मोदी जी को लगेगा ही, अडवाणी जी को का शाप लगेगा, ऐसा कह रहे हैं रविंद्र कुमार जी। अखिल वर्मा हैं जो कह रहे हैं नाइस डिबेट एज ऑलवेज, थैंक यू। अखिल वर्मा जी आपको बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े, थैंक यू आपको भी। और साथ में रिजौल हक हैं जो कह रहे हैं अब की बार बीजेपी भारत के बाहर लिख रहे हैं। रिजौल हक कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी भारत के बाहर। और असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि चुनाव का टिकट चाहे गोरखपुर से मिल गया है, पर एक टिकट लखनऊ से गोरखपुर की हिफाजत के लिए के तौर पर निकाल कर रख लेना चाहिए कि कल को 11 तारीख के बाद अगर बीजेपी हार जाती है तो इनको गोरखपुर जाना होगा। ये बात कह रहे हैं असलम चिश्ती। घनश्याम जी कह रहे हैं, घनश्याम शर्मा जी पशुहारी बलिया से जुड़ते हैं हमारे साथ, सादर अभिवादन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने तो सब कुछ कार्यक्रम के शीर्षक डर गए योगी से ही कह दिया है। मथुरा, मथुरा से अयोध्या, अयोध्या से गोरखपुर, थोड़ा और समय होता तो सिवान बिहार से लड़ जाते, कह रहे हैं घनश्याम शर्मा जी कि सिवान बिहार से भी लड़ सकते थे। बलिया से जुड़े हुए हैं हमारे साथ घनश्याम शर्मा। तेज नारायण यादव है, नमस्कार राजीव जी कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार तेज नारायण यादव जी। लाल बहादुर यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं, लाल बहादुर यादव जी का कमेंट थोड़ा ऊपर चला गया है। हाँ, लाल बहादुर यादव जी कह रहे हैं कि अखिलेश सबको साथ लेकर आ रहे हैं, योगी सांड और बुलडोजर लेकर जा रहे हैं। लाल बहादुर यादव जौनपुर से। और नमस्कार कर रहे हैं तेज नारायण यादव जी। तेज नारायण जी आपको भी बहुत नमस्कार करता हूं। प्राची यादव भी हैं, गुड नाइट सर लिख रही हैं। और साथ में रामकृष्ण सूर्यवंशी हैं जो कह रहे हैं बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, बीजेपी भगाओ देश बचाओ भैया, 10 मार्च बीजेपी साफ। और बचाए खान लिख रहे हैं आपके जैसा महान इंसान हो तो आप देश को आगे बचाए खान जी, आप महान हैं कि आप देखते हैं, लिखते हैं। और ऐसे ही और भी साथी हबीबी कह रहे हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन सऊदी अरबिया से हमें देखते हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। शबा खैर सर, आज का डिबेट बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद मोहम्मद जमालुद्दीन जी कि आप देखते हैं सऊदी अरबिया से हमें और समय निकालते हैं, आप लोग देखते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नीतीश रौनक भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र चटर्जी आई लव डीबी लाइव, गुड नाइट राजीव जी कह रहे हैं, आपको भी देवेंद्र चटर्जी जी गुड नाइट, आपको भी शब्बा खैर। और मुकेश सिंह लिख रहे हैं कि योगी जी को अयोध्या से लड़ाना मोदी जी के लिए खतरा था। ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं, ओम प्रकाश तिवारी लिख रहे हैं कि योगी ही नहीं बल्कि मोदी और शाह भी डर गए हैं। तेज नारायण यादव नमस्कार कह रहे हैं लगातार, आपको भी नमस्कार। मकसूम खान कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए जिससे नई नस्ल को मालूम हो सके कि कांग्रेस का राज कैसा होता है, जनता सुख चैन जीवन की हो जाएगी, हमारा भारत महान। जावेद इकबाल गुड नाइट कह रहे हैं, जावेद भाई आपको भी गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर आपको भी। रजाउल हक कह रहे हैं डीबी लाइव एकदम सही न्यूज देता है, बहुत धन्यवाद रजाउल हक जी आपको। कमिल शेख भी हमारे साथ हैं, सुहानी शेख भी हमारे साथ में, नीतीश रौनक भी हमारे साथ में बने हुए हैं और साथ में अली राजा बने हुए हैं जो कह रहे हैं सर बीजेपी के बागी नेता जो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, क्या ऐसे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? इससे फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा इससे, ये बात तो आप मानकर चलिए, फायदा होगा इससे। और प्रमोद कुमार सादर प्रणाम कह रहे हैं, बीएचयू बनारस से देख रहे हैं। प्रमोद भाई आपको भी नमस्कार प्रणाम आपको भी करता हूं। बचाए खान भी लगातार जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि एबीपी न्यूज 19 को आपके जैसा बनना चाहिए और रवीश कुमार के जैसा बनना। बचाए खान जी बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़ते हैं, देखते हैं। देवेंद्र चटर्जी गुड नाइट कह रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे साथी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। यहाँ पर नफीस साहा भी हैं, सर आपका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद आपको। रिंकू खान लिख रहे हैं, सच में
आप ही। थैंक्स भाई डीबी न्यूज नंबर वन। बहुत धन्यवाद रिंकू खान जी। और असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि 10 मार्च भाजपा को ढूंढेंगे लेकर टॉर्च। और रजाउल हक लिख रहे हैं कि हमें आपसे डर है क्योंकि आपको कोई ना बीजेपी वाले आपको कोई बदनामी ना करे। आपके डीबी न्यूज एकदम सच न्यूज देता है। रजाउल हक जी बहुत धन्यवाद कि आप लिखते हैं और डरने की बात नहीं है। जहां देखिए कहते हैं ना सांच को आंच नहीं, अगर सच है तो उसको सामने रखना चाहिए। जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है वो जनता और सरकार के बीच अगर लड़ाई ऐसी हो गई है, चुनाव में अगर जनता सरकार को बदलने के लिए वहां पर व्याकुल है, तो फिर क्या कहेंगे। हम तो उनकी बातों को रख रहे हैं, आज नहीं तो कल आ जाएगा सच। अगर हम आज ये बात सही नहीं रख रहे हैं, अगले 2 महीनों में क्या कुछ हो रहा है उसकी बात 10 मार्च को तो पता चल ही जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद सबके सामने होगा जो भी सच्चाई होगी। यूपीएससी लिख रहे हैं सर मोदी जी बहुत एक्टिव नहीं दिख रहे हैं अब पहले की तुलना में, आपके विचार क्या हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी जी, लेकिन अब क्या है कि चुनाव आचार संहिता के बाद से आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, और पहले जो 2-3 फेज के चुनाव हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पहला और दूसरा पार्ट है, यहां पर लोग किसान काफी नाराज हैं। योगी जी और मोदी जी वहां जाएंगे, भीड़ नहीं होगी, उससे अच्छा है कि वर्चुअली या डिजिटली प्रचार कर लो, बाद में देखा जाएगा। आप याद कीजिए कि आज भी चुनाव आयोग ने 22 तारीख तक के लिए वर्चुअल या डिजिटल इस पे यानी कि किसी भी तरह की चुनावी जो रैलियां हैं उस पर पाबंदी लगाई है। लेकिन उसमें एक बात और है कि इंडोर रैली आप कर सकते हैं 300 लोगों के साथ में, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। लेकिन क्या 300 लोगों को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी जाएंगे, या 300 लोगों को इकट्ठा करके मोदी जी को अपने घर से ही वर्चुअली वहां पर संबोधित करवाया जाएगा, ये सब देखते हैं कि क्या कुछ होता है आने वाले समय में। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल आप यहां कर रहे हैं। ऐसे ही नौशाद खान हमारे साथ हैं, पठान नौशाद लिख रहे हैं, अखिलेश जिंदाबाद लिख रहे हैं, रवि कुमार जी हमारे साथ हैं। सर आज लेट जुड़े, डिबेट वेरी नाइस, बहुत धन्यवाद आपको। लेट जुड़े हैं वो संतोष राय भी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। और राजेश राज कह रहे हैं दलित कैसे याद आते हैं, योगी को तब याद आते हैं अब चुनाव आते हैं, और योगी दलित आपको कभी भी नहीं माफ करेगी। राजेश राज कह रहे हैं कि योगी जी दलित लोग आपको माफ नहीं करेंगे। लेकिन एक दलित के घर गोरखपुर में कल योगी जी ने खाना खाया था, खिचड़ी खाई थी, आपको याद होगा। ये विजुअल भी काफी चल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे विजुअल्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको लोग देख रहे हैं, और उसमें से कौन सी बात सही किसे लगती है, कौन सी बात गलत लगती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे साथी रविंद्र कुमार लिख रहे हैं कि राजीव जी बिल्कुल सच होता है, चाटुकारिता थोड़े समय तक चलती है, गोदी भाई बहन का बुरे दिन आने वाले हैं। और इनायत खान भी हैं जो कह रहे हैं एसपी का कार्यकर्ता खून पसीना दे देगा इस बार। एसपी के कार्यकर्ता यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो खून पसीना दे देंगे इस बार ताकि सरकार आए, ये बात कहना है इनायत खान का। फिर नीतीश रौनक भी हैं, हेलो सर लिख रहे हैं, आपको भी हेलो नीतीश रौनक जी। और कमिल शेख कह रहे हैं डीबी लाइव भारत में नंबर 1 कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कमिल शेख जी। इनायत जी लगातार बने हुए हैं। कौशिक देव रॉय कह रहे हैं कि गोवा में कांग्रेस की क्या स्थिति है पूछ रहे हैं। प्राची यादव कह रहे हैं आपके स्टूडियो में कोई पोस्ट खाली है, प्राची यादव का पूछना है। प्राची यादव जी आप DB Live 15@gmail.com पर आप कांटेक्ट कीजिए, वहां आपको बिल्कुल बताया जाएगा। DB Live 15@gmail.com इस पर प्राची यादव जी आपके लिए कह रहा हूं। और कमिल सोम है जो कह रहे हैं कि अखिलेश को अयोध्या से लड़वाना भाई पता चल जाएगा। कपिल सोम कह रहे हैं कि अखिलेश को अयोध्या से लड़वा लाना भाई पता चल जाएगा। और फिरोज खान भी हैं, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिख रहे हैं। और ऐसे ही कमिल शेख डीबी लाइव भारत में नंबर 1 लिख रहे हैं। और नीतीश रौनक हैं, राजीव सर गुड नाइट लिख रहे हैं। अफरोज आलम हैं जो कह रहे हैं बीजेपी के सभी कार्ड फेल हो गए हैं, अब अल्लाह ना करे कि कोई अनहोनी ना हो जाए जैसे पुलवामा या एयर स्ट्राइक जैसा कुछ। सही कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकबाल खान कह रहे हैं आपके जाने से इतने बेअल्फाज हो गए हम, एक लफ्ज न मिल सका
मुझे शाने यार के कहने को तो जुबां यहाँ सभी के हैं मगर लड़खड़ा गए हैं सभी गर्दो गुबार में स्वर्गीय कमाल खान को भावभीनी श्रद्धांजलि। बिल्कुल कमाल खान जी एक शानदार पत्रकार थे, कमाल के पत्रकार थे, लेकिन आपको पता ही है कि कल अचानक हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया और उन्हीं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं इकबाल खान जी। बचाए खान भी हमारे साथ हैं जो बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। अब्दुल रजाक भी हैं सर, असम से हैं, अब्दुल रजाक जी असम से हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। अफरोज आलम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय कुमार हैं, आप बहुत अच्छे हैं सर, बहुत धन्यवाद जय कुमार जी, आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है। कामेश्वर दयाल कह रहे हैं राजीव जी ये सरकार तो बेचू फेंकू लोगों की सरकार है, इसलिए जनता को सब सच दिखाते हैं। और तेज प्रताप यादव कह रहे हैं तरक्की की फसल हम भी काट लेते अगर थोड़े तलवे हम भी चाट लेते, बस मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कसूर न था, पल भर को हम बेजमीर हो जाते, आज यारों देश में हम भी अमीर हो जाते। बिल्कुल बहुत खूब कहा है तेज प्रताप यादव जी आपने। और कमिल शेख गुड नाइट कह रहे हैं, स्वीट ड्रीम्स एंड शुभ रात्रि शब्बा खैर, राजीव जी लिख रहे हैं। कमिल शेख जी आपको भी शुभ रात्रि शब्बा खैर। और गुरु शरण सिंह लिख रहे हैं अखिलेश यादव जीत जाएंगे, बीजेपी झूठी है। ऐसे ही बहुत सारे साथी अपनी बातों को यहां रख रहे हैं। नारायण जी हमारे साथ बने हुए हैं, अफरोज आलम बने हुए हैं, बचाए खान जी बने हुए हैं हमारे साथ में, कपिल सोम बने हुए हैं लगातार हमारे साथ में, फिर नफीस साहा हैं, कह रहे हैं सर रवाना ग्राम में एसपी की सरकार अपनी आनी है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी हैं। कुलविंदर संधू जी लिख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्राची यादव सर हम आपके साथ हैं लिख रही हैं। फिर अफरोज आलम भी हमारे साथ। नारायण यादव बहुत दिनों बाद नारायण भाई आप जुड़े हैं, कह रहे हैं सभी लोग डीबी लाइव के फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ें। बहुत धन्यवाद नारायण यादव जी, बहुत दिनों बाद आपके कमेंट को पढ़ रहा हूं। ट्विटर और फेसबुक से तो मैं आपको देखता रहता हूं और आप यहां जुड़े और आपने अपनी बातों को रखा है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपको। आप लोगों से भी बिल्कुल दरख्वास्त है यही कि आप लोग ट्विटर फेसबुक पे भी डीबी लाइव को शेयर कीजिए। और साथ में मकसूम अहमद भी हैं, गुड नाइट कर रहे हैं, अफरोज भी हैं, रिंकू खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक्स लिख रहे हैं। और महिबुल्ला भी हैं, गोदी मीडिया को ईमानदार जो किया ना बहुत अच्छा बोला। अफरोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, रविंद्र कुमार बने हुए हैं, मोहम्मद ताहिर हैं, फिर रिजाउल हक हैं हमारे साथ, सचिन एसके बने हुए हैं, निखिल यादव। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं गोरखपुर से लगातार 4 बार भारी मतों से चुनाव जीतने वाले डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का पत्ता काटना मोदी और योगी नुकसानदेह के लिए नुकसानदेह है, योगी बहुत बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी कह रहे हैं कि गोरखपुर से योगी बहुत बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। अफरोज आलम है जो कह रहे हैं कि राजीव जी बीजेपी के सभी कार्ड फेल हो गए हैं, अब अल्लाह ना करे कि कोई अनहोनी ना हो, जैसे पुलवामा या एयर स्ट्राइक जैसा कुछ भी ना हो, हम भी यही चाहते हैं अफरोज आलम जी, ऐसा कुछ ना हो। विजय कमाल भी हमारे साथ हैं, विजय कमल कह रहे हैं गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट। और गुरुशरण सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, अफरोज। तो ऐसे तमाम साथी जो हमारे साथ आप लोग बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, कमेंट को रख रहे हैं, लिख रहे हैं और आप लोगों के कमेंट को पढ़कर अच्छा लगता है। अनवर हुसैन जैसे गुड नाइट लिख रहे हैं, अशोक पथेना कह रहे हैं इस बार बीएसपी पार, और तस्लीम खान बीजेपी जिंदाबाद लिख रहे हैं, राजेश राज लिख रहे हैं कि अखिलेश जी ही अब इस यूपी को बचाने का मन मात्र आखिरी विकल्प है, अखिलेश ही यूपी को बचाने के आखिरी विकल्प हैं, राजेश राज कह रहे हैं। और तस्लीम खान भी है, बीजेपी जिंदाबाद लिख रहे हैं तस्लीम खान। अशोक पठेना भी हमारे साथ में हैं और युगदेव सिंह नौहवर योगी आएंगे लिख रहे हैं, युगदेव सिंह कह रहे हैं कि योगी आएंगे। मोहम्मद परवेज हैं, आप बहुत अच्छे हैं सर, आप भी बहुत अच्छे हैं परवेज भाई की आप देखते हैं। राम नारायण मेघवाल जी नमस्कार, टुडे आई एम टू लेट। जी मेघवाल जी आप लेट हो गए लेकिन जुड़े और आपने कमेंट किया, अच्छा लगा। राम नारायण मेघवाल जी, इरशाद खान भी हमारे साथ बने हुए हैं, एनआई भी बने हुए हैं। मैं अपनी तरफ से तीनों पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देखता हूं कि आप लोग देश के हित में बात करते हो।
शहर सर जी, रवीश कुमार सर जी और एक अभिसार की बात कर रहे हैं, रवीश कुमार की बात कर रहे हैं, और एक आप बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया NI जो आप जुड़े हुए हैं, मोहम्मद ताहिर हैं। नवाबगंज की 121 विधानसभा से बीजेपी का हो गया सफाया, बीजेपी का अभियान पर कोई भी पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। मोहम्मद शरीफ भी हैं और फिर तेज नारायण, ऐसे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। आप लोगों के, बहुत लोगों के हो सकता है कमेंट छूट गए हों, लेकिन अब चूंकि समय हो रहा है, बीत रहा है, समय मकसूम भी है, तो अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। लेकिन कल रविवार है, कल आप लोगों के बीच हो सकता है आ भी जाएं। अगर आएंगे तो पहले से हम लोग सूचना देंगे आपको। रविवार का दिन अगर कुछ घटनाक्रम, चुनावी रणनीतियों में कुछ परिवर्तन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक परिवर्तन ये होगा कि एक और कद्दावर नेता कल समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वाला है, और उसके अलावा भी अगर कोई घटनाक्रम हो तो हम लाइव लेकर आएंगे आपके बीच। वरना हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम घूमता हुआ आईना तो आप देखते ही हैं, पसंद करते हैं, सराहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हेमा भी हमारे साथ जय हिंद लिख रहे हैं, और ऐसे ही RK पांडे और बहुत सारे साथी, नफीस साहब भी और रविंद्र कुमार सबको, और अभी आशीष हर हर मोदी लिख रहे हैं। ऐसे तमाम दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।